नमस्कार। मैं वैशाली चौहान अमरेली गुजरात से एक होम मेकर हूँ, उसके साथ एक बिजनेस भी कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ और इन सब के साथ एक जो ऑल इंडिया नहीं लेकिन वर्ल्ड में जो जिससे कई रोग मीटे हैं, कितनी जिंदगियां बची है। तो ऐसी एक हमारी जो सिस्टम है एनडीएस यानी कि न्यू डाइट सिस्टम, उसके जो करता धरता है बीवी चौहान साहब, आज हम उसके बारे में जानेंगे। उससे हम उसकी ही जिंदगी के बारे में पूछेंगे और वो हमें विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। ये जो एक एनडीएस सिस्टम है वो कई रोगों को मिटाता है और कैसे काम करता है। सर ने कहाँ से जोड़ा है, कैसे उसने इसको अपनाया है, इस सब के बारे में बचपन से लेकर आज तक की जो इसकी जीवन यात्रा रही है उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो हम बातचीत करेंगे बीवी चौहान साहब के साथ। प्रणाम, धन्यवाद। तो सर, आज हम जानेंगे आपके जीवन के बारे में। हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे और आप इसका जवाब देंगे। बहुत और बढ़िया। अपने बचपन से लेकर आपकी जवानी, आपकी शादी, आपने क्या बिजनेस या नौकरी किया है, आध्यात्मिकता के साथ कैसे जुड़े हैं और एनडीएस में आप कैसे आए, तो उन सब के बारे में आज हम आपसे विस्तार से जानेंगे। तो सर, आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? जैसे जन्म कहाँ हुआ, कौन सा गांव था, माता पिता, उसके बारे में कुछ बताइए। अवश्य। मैं छोटे से गांव में, इंडिया, भारत, गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट में अमरेली तहसील है। इसका अमरेली से 10 किलोमीटर दूर बगसरा जूनागढ़ की ओर के रास्ते पे गावड़का नामक गांव है। तो गावड़का में मेरा जन्म 1946 में हुआ, 20 सितंबर को। ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ फैक्चुअल नहीं है। ये जब मैं पढ़ने को गया और टीचर को जो मन में आया वो लिख दिया, क्योंकि हमारे ज़माने में गाँवों में ऐसी ही परिस्थिति थी, क्योंकि हर कोई ज़्यादातर अनपढ़ ही थे। मेरी माँ टोटली अनपढ़ थी, तो ये कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो इस हिसाब से जो शिक्षक के मन में आ गया तो वो लिख देते थे। ज़्यादातर सभी के लिए ऐसा था। तो ये मेरी बर्थ डेट है, बर्थ प्लेस है। और मेरे माता पिता का व्यवसाय वो खेती, लेकिन खेती बहुत छोटी, इस हिसाब से उनको ये मेसनरी वर्क, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ भी करना पड़ता था। तो बहुत परिश्रम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। और उस वक्त माहौल ही ऐसा था गांव में कि हर किसी को मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। वहाँ आसानी से कुछ भी नहीं मिलता था, संघर्ष बहुत करना पड़ता था। तो जनरली जो हमारे लिए जरूरत होती है जी, वो क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। जी बिल्कुल। तो इसमें से रोटी के लिए बताएं तो आज जो कुछ पिज्जा बर्गर तक पहुंच गए हैं लोग, जी, कुछ भी नहीं था। केवल बाजरी की रोटी, मक्का की रोटी, बंटी की रोटी, ऐसा कुछ धान्य, और वो भी जो वहीं अपने खेतों में पकाते थे, हम भी अपने खेत में पकाते थे जी। तो ऐसा खाने को मिलता था, कोई वैरायटी नहीं। आज तो हर दिन कितनी कितनी वैरायटी, और शादी ब्याह में जाते हैं कितनी वैरायटी, कितना दिखावा। हाँ, उस वक्त कुछ भी नहीं था। शादी ब्याह में भी 2-3 आइटम ही हैं। हाँ, लड्डू मिलते थे बूंदी के, साथ में कोई नमकीन रखते थे, गांठिया कहते हैं ऐसा कुछ जी, और दाल चावल, और वो भी शादी ब्याह में ही मिलता था, या तो मेहमान कोई घर पे आ जाए, बाकी तो कभी ऐसा कुछ मिलता ही नहीं था। बस वो ही एक सा ही भोजन हर किसी के लिए, गांव में छोटा बड़ा कोई भी हो, सभी के लिए ऐसा ही भोजन रहता था। तो हमारा भोजन हम 3 बार खाते थे। तो उठने के साथ नाश्ता करते थे, ब्रेकफास्ट जिसको हम कहते हैं। इसमें रात को जो बाजरे की रोटी बनाई वो रख देते थे, वो सुबह खाते थे। साथ में दही
या तो दूध खाते थे, क्योंकि हम हमारे घर पे गाय भैंस सब कुछ रखते थे, क्योंकि हम किसान थे और किसान हर कोई मानते हैं कि हमें तो मेहनत मजदूरी का काम करना है, जी बराबर। तो हमें ताकत के लिए दूध से बनी चीजें खाना जरूरी है और बहुत खाना जरूरी है, ज्यादा खाना, अधिक खाना जरूरी है। तो उसी तरह हमारे मन में ये भर दिया, ऐसे संस्कार हमें बचपन से ही मिले थे, तो हम ज्यादा खाते थे और ऐसा खाते थे जो हमारे ही खेतों में पका हुआ है, जिसको आज हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो अपनी गाय भैंस उनके मलमूत्र से जो खाद बनती थी वो ही डालते थे खेत में, और अपनी मेहनत से अपने ही खेत में जो खाने का सब कुछ पकाते थे और वो ही हम खाते थे। तो वैरायटी कुछ नहीं मिलती थी, हम मेहमान कब आए या तो कोई त्योहार कब आए इसके लिए इंतजार करते थे, क्योंकि तब कुछ खाने को मिलता था, वो शीरा हो या कुछ लड्डू हो, बस 2-3 आइटम, ज्यादा तो उस वक्त मालूम ही नहीं था जी। तो ये हमारा खान पान था रोटी के लिए। अब एक कपड़े आज जो हम पहनते हैं, हाँ, कलरफुल डिजाइन वाला, हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जितने जेंट्स लोग हैं घर में जी उनके लिए एक पूरा एक थोकबंदी वो लेके आते थे, बंडल पूरा जी। कपड़े का, और वो भी एकदम वो कहे इतना मजबूत भी कि जो फटे नहीं। जी तो ऐसा हमारे घर पे वो टेलर को बिठाते थे, जी। तो हर किसी का एक ही वो बंडल में से वो पैंट शर्ट भीतरी जो अंडरवेयर ये सब कुछ इसमें से ही बनता था, एक जैसा सबका। सभी का एक ही कापड़ से। तो उसी तरह लेडीज के लिए भी ऐसा एक बंडल आता था, इसमें से उनके जो सारे कपड़े हैं वो बनाते थे, और कपड़े के लिए कोई चॉइस किसी को नहीं थी, और सारे गांव में, और कपड़े भी वो इसमें कहे ना कि कोई फैशन ऐसा कुछ नहीं था, और शादी ब्याह में जाना है तो किसी के पास नए कपड़े हैं तो जी। वो ले लेते थे, मांग लेते थे और आके वापस कर देते थे, ओह, क्योंकि आज भी वैसा ही चलता है, चलता है। लेकिन कुछ बदल गया है। आज क्या है, किराए पे मिलता है, जी हाँ, लाते हैं ये सुरवाल ये जो कुछ, और किराया चुका के वापस कर देते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त एक कपड़े ऐसा नहीं, वो जहां से फट गया वो वहां और थोड़ा सा पीस छोटा सा लगा देते थे और अपने हाथों से सिलाई कर लेते थे। और ऐसे तो कई जगह होते थे, लेकिन किसी को, न खुद को न और किसी को इससे कोई परेशानी थी, ऐसा कोई वो भी नहीं करता था। तो ये एकदम सिंपल सा जीवन था। ये कपड़े की बात हो गई। कपड़े की धुलाई, जी, धुलाई के लिए भी हफ्ते में 15 दिन में एक बार धुलाई होती थी। ओह, हाँ, ऐसे कोई आज सिलाई वो धुलाई के मशीन है ऐसा कुछ नहीं था, साबुन भी नहीं था। तो ये नदियों में, उस वक्त नदियां बहती थी 12 मास, जी, तो वो जाते थे वहां और नदी के किनारे बैठ के हम अपने हाथों से वो इसको जैसे धोबी घाट पे इस तरीके से हर कोई धोते थे पछाड़ और के। रेत में सुखाते थे। हम भी, हाँ, क्योंकि इतनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, तो हम भी हमारे भाभी को, हमारी बहनें को इसमें भी मदद करते थे। हम भी साथ में जाते थे और ये सब कुछ काम करवाते थे। तो उसी तरह से ये कपड़े की धुलाई भी होती थी। वो आयरनिंग जैसा तो कुछ था नहीं, प्रेसिंग ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ी जैसा लगे तो अपनी गद्दी के नीचे रख देते थे और ये हमारी कोल्ड आयरनिंग, कोल्ड प्रेसिंग हो गई, ये हो गया। और हमारे पास आज तो कितने कितने कपड़े रखते हैं, हाँ, पूरी अलमारी भरी होती है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 पैर, हर कोई, हर किसी के पास, चाहे कितना भी धनी हो गांव में, ज्यादातर 3 पैर से कोई ज्यादा रखते ही नहीं थे।
तो ये कपड़े की बात हो गई। अब ये मकान हम हमारे हाथों से बनाते थे, मिट्टी का। जो कोई कारीगर है जी मेसनर, वो मिट्टी लाते थे चिकनाई वाली, और सब कुछ वो इससे पूरा ये बनाते थे। और छत भी, आज जो हमारी ये टेरेस रहती है जी वो सीमेंट कंक्रीट की, Yes. सीमेंट कंक्रीट का जमाना ही नहीं था, उसमें भी ये मिट्टी से बने ये जो इसको क्या कह सकते हैं, नलिया हम बोलते थे। तो ये मिट्टी से ही सारा कुछ मिट्टी का ही था। और जो ये दरवाजे बारी है जी वो केवल ये लकड़ी से होते थे, इसमें भी कोई खास डिजाइन नहीं। खिड़कियाँ तो इसके लिए जो कारीगर आते थे, जी कारीगर तो सभी जगह जरूरी, हर कोई हाँ। अपना ये सारा काम तो नहीं करते। वो मकान बनाने के लिए कोई ये बारी दरवाजा ये बनाते हैं, तो इसके लिए खेती का वो साधन बनाते हैं, जी वो कारपेंटर सुथार कहते हैं। और जो लोहा से वो बनाते हैं लोहार, लोहा। ये सभी को कोई पैसा नहीं देते थे। हाँ, आर्थिक व्यवस्था भी वो पैसे की थी ही नहीं, वो जो अपने पास था आदान प्रदान करते थे। कैसे? हाँ, खेती के पास वो जो किसान है Yes. इसके पास गेहूं है, जी। बाजरी है, जो भी है वो अनाज देते देते थे। तो जो मेहनत के बदले में पैसा नहीं, आज मेहनत के बदले में Yes. पैसा मिलता है। यस हाँ, इतने डॉलर, जी। इतने एक दिन का, एक घंटे का, तो वैसा नहीं था। वो इसके बदले में ये अनाज डाले देते थे जो भी उनके पास था, और वो भी तुरंत नहीं, आज तो तुरंत मिलता है। हाँ, एक हफ्ते में, एक दिन में, और या तो एक महीने में। जी तो ऐसा कुछ नहीं था। वो उनको जब अपनी फसल मिलती थी साल में एक बार, तब वहाँ ये सारे लोग जिसने मेहनत की है, दी है, हाँ, जी ये जो दाढ़ी मूछे बाल कटवाते थे, ये हर कोई वहाँ आ जाते थे खेत में, और वहाँ से ले जाते थे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था थी। पैसे की तो मानो जब शहर में जाते हैं तभी कभी जरूर पड़ती थी, बाकी गाँव में कोई पैसे की जरूरत नहीं थी। तो ये रोटी कपड़ा मकान की बात हो गई। जी अब शिक्षा में आपके जो बचपन से यहाँ तक की वो शिक्षा यात्रा कैसी रही? शिक्षा यात्रा ना, ये अभी मैं बताता हूँ। ये पहले जरा ये बता दूं, तो शिक्षा में तो पूरा अब तक जो मैंने पढ़ाई की तब तक मैं बताऊंगा जी। तो अभी ये जो हमारा जो शिक्षा की व्यवस्था कितनी थी, तो जी। केवल 4 श्रेणी तक, 4 स्टैंडर्ड, ओह यानी कि हम 8 भाई बहने थे। तो मुझसे एक छोटा भाई और बाकी बड़े, हम 4 भाई और 4 बहनें। तो ज्यादातर सभी ने 4 से ज्यादा पढ़ाई नहीं की, जी। पिताजी ने भी, तो क्योंकि सुविधा ही नहीं थी। लेकिन जब सुविधा बाद में थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, तो मुझसे बड़े भैया उन्होंने 7 तक पढ़ाई की, 7 तक, और जी। बाद में वो टीचर हो गए। और मुझसे छोटा भाई, उसने सिविल डिप्लोमा किया और मैंने बीई इलेक्ट्रिकल किया। जी। तो ये गांव में उस जमाने का कैसा जमाना था ये सभी को पता चले। तो अब शिक्षा के बारे में तो थोड़ा कुछ बता दिया, डिटेल में बाद में बताता हूँ। अब सुविधा जो हमें जरूरत है स्वास्थ्य की, तो कोई दवाई नहीं, कोई दवा खाना नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चिकित्सक नहीं, घरेलू उपचार हर कोई अपने हिसाब से कर लेते थे। अच्छा। हाँ, और कोई ऐसी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं था। तो उसी हिसाब से बिजली, ये भी हमारी जरूरत है, बिजली भी नहीं थी। तो ये लालटेन आदि जो थे, मिट्टी के तेल, केरोसिन से एक काम चलाते थे, और जरूरत भी किसी को नहीं पड़ती थी क्योंकि ऐसा कोई कारोबार था ही नहीं, ना पढ़ने का था ना कुछ भी था। तो वो जब
तक ये सूर्यास्त नहीं होता तब जी। तक अपना काम निपटा लेते थे, खा पी लेते थे और आराम से खुले आकाश के तले, खुले गगन के तले वो सो जाते थे अपनी चारपाई पे। तो ऐसा जीवन हमने जिया है। तो ये बिजली की भी कोई सुविधा नहीं थी। अब है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हमारा एक बहुत अगत्य था। कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। तो हमारा गांव ही हमारी दुनिया थी। जी। हाँ, कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। आज तो हम यहाँ से, हाँ, आज यहाँ कल कहाँ? दूसरे, हाँ, यूके, यूएसए, कनाडा, कहीं भी सारी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बात हाँ, भी एक दूसरे से तो कर सकते गांव हैं। में हमारे लिए, जी। हाँ, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अरे साइकिल भी नहीं थी। ओह। हाँ, तो बैलगाड़ी से वो खेती का काम चलता था और बैलगाड़ी से शादी ब्याह में जब जाते थे, बारात भी उसमें ही जाती थी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा उस वक्त का जमाना था जो आज हम याद करते हैं तो हमें भी लगता है कि कितना संघर्ष, लेकिन उस वक्त हमें संघर्ष नहीं लगता था। अच्छा, गाय भैंस रखते थे तो गाय भैंस चराने को भी जाना पड़ता था। जी। और ऐसा जब था और कोई गांव में पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो और ज़्यादा पढ़े और कंपटीशन करे, ऐसा कुछ मन में ही नहीं आता था। तो पढ़ने में भी मैं बहुत मंद रहा था। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये गाय भैंस चराने को जब जाते थे तो कोई थर्मोस या तो कोई ऐसी बॉटल पानी की लेके नहीं जाते थे। नहीं। वो नदी किनारे जो पानी वो खड्डा करके वो पानी जो निकलता था ये वो हम पीते थे। और वहाँ जो कुछ मिलता था, बेर आदि कुछ मिल जाए तो वो खा लेते थे। तो न टिफिन न कोई पानी, ऐसा ये हमारा जीवन बीता। आज हमें बहुत ये याद करते करते हम भावुक भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कैसा जीवन हमारा गया, लेकिन इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, ये हम खास हमें आज लगता है कि जो इतनी स्ट्रगल करके, संघर्ष करके जो आगे निकला है, हाँ, उसको सबसे ज़्यादा जो स्कूल कॉलेज में कभी नहीं मिलेगा, ऐसा वो शिक्षा खुद से मिलती है, समाज से मिलती है, जो हमने पाई है। जी। और इसलिए आज हम भगवान को भी कहते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हे भगवान, अच्छा किया आपने हमें ऐसे गांव में जन्म दिया। तो ये कुछ महीने ये उस वक्त का अगर जमाना, ये भी आपको बताया, उस वक्त जो लेडीज थी, बहनें, स्त्रियां, जी। तो उनको भी बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता था। उनको एक घूमटा निकालना पड़ता था। हाँ, वो गांव में कोई भी जब शादी करके आती है तो वो मुंह खुला नहीं रख सकती थी। तो और फिर भी पानी लेने के लिए, हाँ, वो नल में जल जो आज मिलता है ऐसा नहीं था जमाना। वो तो कुएं पे जाना पड़ता था, कितना दूरी पे, किलोमीटर 2-5 किलोमीटर चल के वहां रस्सी से पानी निकालना पड़ता था और ये अपने सर पे लेके आना पड़ता था और भी घूमटा निकाल के। हाँ, तो कैसा जीवन होता होगा ये आप समझ सकते हैं। और उनको कोई हक ही नहीं था बोलने का, अपना ओपिनियन घर में रखने का, कोई उनको पूछते भी नहीं थे। मान लो एक यंत्रवत जीवन था। और लड़के भी मान लो एक ऐसा कहे ना कि वो एक बच्चे को जन्म देने की फैक्ट्री ही थी, ऐसा मानते थे। क्योंकि 12-12 संतान होते थे, 15 संतान होते थे, इसमें से कुछ रहते थे, जीते थे, मरते थे, और उसकी देखभाल भी उसको नहीं करना था। वो उनकी जो सास है, ससुर है, दादा दादी ये बच्चे के, वो ही करते थे। और जमाना ऐसा भी था कि जो बच्चे का, संतान का पिता है, वो तो बच्चे की मुंह भी देख नहीं सकता था, वहां जा भी नहीं पाता था, और यदि गया, हाँ, हिम्मत भी नहीं कर पाता था, तो कहता था ये कैसा बायला है, हाँ, ऐसा कुछ, हाँ, इसकी वो मजाक उड़ाई जाती थी। ऐसा ये जमाना था। आज कैसा है वो तो हम जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा बचपन बीता है। जैसे बचपन से सबका कोई आइडियल रहा होगा, जैसे गांधी जी है, स्वामी विवेकानंद है, तो वैसे आपके आदर्श व्यक्ति कौन है? हाँ, वैसे कहा जाए तो उस वक्त जी कुछ
गांधी जी के बारे में पढ़ा था। जी तो गांधी जी को मैं आदर्श मानता था और उनकी जो जीवन यात्रा में उन्होंने राम नाम का इम्पोर्टेंस जो बताया था, जी इस हिसाब से मेरे मन में भी राम नाम की एक इम्पोर्टेंस आ गया। जी तब से ही, बचपन से ही। और मेरी माता पिता भी, वो मेरी माता जी तो बहुत भक्ति भाव वाली थी, लेकिन जी उनकी भक्ति कैसी थी ये भी आपको बता दूं। जी हाँ, एक अखो, आपने सुना होगा नाम, अखा ने बताया है कि एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर एटला पूजे देव। देखो ये गुजराती में है, मैं थोड़ा हिंदी इसका जी, कर जी, दूंगा। एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर एटला पूजे देव, तुलसी देखी तोड़ी पान, नदी देखी करे स्नान, अने कथा सुनी सुनी फूटा कान, और ओह। तोय न आयु ब्रह्म ज्ञान। तो ऐसा मतलब कि ये क्रियाकांड में रहती थी। बस तुलसी देखी पान तोड़ लिया। एक मूर्ख ने एवी टेव, मतलब एक मूर्ख को ऐसी आदत लग गई थी, पत्थर एटला पूजे देव, जहीं भी ऐसे पत्थर देख लिए तो उनकी पूजा कर लेती थी, ये कर लेती थी, ये सब कुछ। तो ऐसी क्रियाकांड में मची हुई मेरी माता जी थी, जी लेकिन धार्मिक थी। जी। हाँ, भगवान के प्रति बहुत उनको भाव था। तो मेरे पिताजी कुछ भी इसमें से मानते नहीं थे, क्रियाकांड को बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं। लेकिन वो धार्मिक तो थे, वो माला जपते थे। वो माला नहीं, वो अपने ऐसी माला जपते थे। हाँ, तो दोनों का जो मिश्रण है वो मुझे मिला। तो मैं ना क्रियाकांडी रहा और फिर भी ये मेरे पिताजी की तरह, मेरी माताजी की तरह धार्मिक भी रहा। जी तो ये मेरी अपनी जीवन यात्रा बचपन से रही। जी। वैसे आपकी शिक्षा यात्रा कैसे रही? हाँ, शिक्षा यात्रा में बताऊं, ये भी बहुत संघर्षपूर्ण रही। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे गांव में केवल 4 श्रेणी तक शिक्षा थी जी और पढ़ने में मैं रुचि मेरी कोई बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो बस प्रकृति की गोद में खेलना था। लेकिन ये समाज, ये माता पिता, उनका कुछ ऐसा था कि हम तो अनपढ़ रहे, आप तो कुछ पढ़ो। जी तो जैसे ये बताया जाता है ना कि माता पिता को, हर किसी को ऐसा होता है कि मेरा बेटा टॉप पे रहे, सबसे आगे रहे। तो एक पिक्चर का गीत भी है कि क्या, मुझे याद करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पिक्चर भी नहीं देखा, पिक्चर के गीत भी। तो बेटा क्या हमारा ऐसा नाम करेगा, ऐसा एक पिक्चर का। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर यारो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। बस ऐसा ही मेरी स्थिति थी। हाँ, सारे समाज को ऐसा था, तू आगे बढ़, पढ़ पढ़ पढ़। लेकिन मुझे पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि मेरी अपनी जो इच्छा थी वो प्रकृति की गोद में खेलने की थी। लेकिन ये सारे पीछे पड़े हुए थे, तू इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, व्यापारी बन जा, कैसे भी करे, पैसा कमा, बंगला गाड़ी। हाँ, तो ये उनकी सोच थी और मुझे इसमें दिलचस्पी थी नहीं। तो फोर्थ में मैं फेल हो गया। फोर्थ में ही? हाँ, फोर्थ में मैं फेल हो गया। अच्छा। और बाद में मुझे लगता था अब तो मुझे तो कुछ आगे बढ़ना नहीं। लेकिन जैसे मैंने आगे बताया, मेरे मुझसे बड़े भाई वो नजदीकी गांव में, झालिया नाम है उसका, तो वहाँ टीचर थे। अच्छा। तो वो खुद शिक्षक, तो उसको भी ऐसा लगता था कि कुछ आगे बढ़े, पढ़े, तो मुझे अपने साथ ले गए और वहाँ मेरी पढ़ाई आगे की हुई। तो वो उस वक्त 7th स्टैंडर्ड जी, वो प्राइमरी शिक्षा कही जाती थी। आज 8th भी इसमें ले लिया है। हाँ, ले लिया है। तो 7th तक मैंने वहाँ जालिया में ही पढ़ाई की जी। और हमारा भाग्य, सद्भाग्य, दुर्भाग्य जो भी कहो, उस वक्त वही गांव में हाई स्कूल भी बनी। वाह। जैसे मैंने 7th कंप्लीट कर लिया, 8th के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। वही गांव में, जालिया में, वो एक हाई स्कूल बन गई, जनता विद्यालय जालिया ऐसा नाम रखा गया। तो इसमें मुझे एडमिशन मिल गया। अच्छा। और वहाँ मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन नई नई स्कूल थी,
जी हाँ, कोई ऐसा ज्यादा वही, वो भी एक छोटा सा गांव था, थोड़ा प्रगतिशील था। जी तो ये स्कूल तो बन गई, लेकिन ऐसी फैसिलिटी बहुत ज्यादा वहाँ थी नहीं, जी ऐसे सारे टीचर्स नहीं थे। तो फिर भी मैंने 10 तक तो उधर पढ़ लिया। 10 उस वक्त एसएससी नहीं था, उस वक्त 11th 11th एसएससी था। जी तो अब एसएससी मुझे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि यहीं कोई ऐसी सुविधा थी नहीं। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेस जो 10 किलोमीटर हमारे गांव से है, जी तो वहाँ अमरेली में फॉरवर्ड हाई स्कूल का नाम बहुत था, अब तो वो बंद हो गई है। तो एक कामाणी फॉरवर्ड स्कूल में मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की, नहीं मिला। तो दूसरी स्कूल थी बाद में, वो है नूतन, कहते हैं के पारेख इंस्टीट्यूट, उसमें भी एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे अब कहाँ जाना, उस वक्त तो कोई, मैंने जैसे बताया ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो थी नहीं। तो मेरी बहनें सावरकुंडला थी, जो हमारे गांव से करीब 30-35 किलोमीटर दूरी पे है। जी तो वहां मैंने दाखिला ले लिया, प्रवेश एडमिशन ले लिया। तो जी वहीं भी और कोई स्कूल में, पुरानी स्कूल में नहीं मिला, वहीं भी नई नई स्कूल बनी थी, जी उसमें ही मुझे मिला, जिसका नाम के हाई स्कूल था और नदी के किनारे था। तो वहीं मुझे कंपलसरी लेना पड़ा, तो वहां ले लिया। अब वहां पहुंचने के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। एक ही ट्रेन चलती थी, जी दिन में एक बार जाती थी। ओह। हाँ, वो आज भी चलती है, वो ही है, वो है मीटर गेज। हाँ, जो हमारे गांव आते थे, वहाँ स्टॉप था, आज तो स्टॉप भी नहीं है। तो वहां तक हमें चल के आना पड़ता था, 1.5 किलोमीटर घर से चल के स्टेशन पे आना पड़ता था। जी स्टेशन से वो चलाला तक, यानी 15 किलोमीटर वो ट्रेन में जाते थे, 15 किलोमीटर। और बाद में वहीं एक कनेक्टिविटी प्राइवेट बस की थी, वो बस वहाँ खड़ी रहती थी, इसमें हम बैठ जाते थे। तो वो एक गांव आता था नेसड़ी करके, जी वहां तक ले जाती थी, क्योंकि वहां एक नदी आती थी, रिवर। तो वहां कोई ब्रिज तो था नहीं, तो कोजवे भी नहीं था। तो यहाँ इस साइड पे वो बस रुक जाती थी, सामने दूसरी बस आती थी, जी वो ये बस में हमें बैठना पड़ता था। और बाद में हम वो सावरकुंडला पहुंचते थे, यानी सुबह निकलते थे, शाम को पहुंचते थे। कितना, 35 किलोमीटर काटने के लिए। तो कभी कभार ऐसा भी होता था, ट्रेन लेट हो गई तो ये कनेक्टिविटी चुक जाते थे, तो बाद में पैदल चढ़ के जाता था, देर रात हम पहुंचते थे। तो ऐसा था। तो जालिया जो मैं पढ़ने को गया, वहीं उस वक्त भी वहाँ कोई साधन नहीं मिलते थे, ना बस न कुछ भी, हमारे पास भी कुछ नहीं था। लेकिन उस वक्त हमने, हमारे गांव में सबसे पहले साइकिल हमारे घर आई। अच्छा। तो इस साइकिल लेके हम जाते थे, बड़े भाई जो शिक्षक थे वो साइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठ जाता था और मैं भी पैदल लगाता था, उनको मदद करता था थोड़ा, क्योंकि रोड भी ऐसे आज जैसे स्मूथ नहीं थे, वो तो मेटल रोड थे, इसमें साइकिल चलाना भी बहुत दिक्कत वाला काम था। तो ऐसे ये मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई कर ली, सेकेंडरी स्कूल जी। अब कॉलेज में, तो कॉलेज में यहाँ अमरेली जो नजदीक था, इसलिए अमरेली में मैंने एडमिशन ले लिया जी, कामाणी साइंस कॉलेज में। अच्छा। लेकिन इसमें जो मार्क्स आने चाहिए, गुण आने चाहिए, अंक आने चाहिए, वो कम आए। तो मैंने सोचा कि अब आगे पढ़ना ही है तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तब मैं अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में भी बहुत सारी कॉलेजों में प्रयास किया, कहीं भी नहीं मिला। लेकिन लकीली मुझे एमजी साइंस में प्रवेश मिल गया, एडमिशन मिल गया जी। और ये भी कैसे, ये भी बीच बीच में मैं एक आपको सुना दूं, बता दूं, नहीं तो मैं शायद पढ़ा ही नहीं होता। तो जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था जी, तब इसके बगल में ही एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनता था जी। हाँ, वो भी नया नया उस वक्त, मैंने बताया ना, कोई सुविधा कहीं भी नहीं थी जी। उस वक्त, वहाँ ये बन रहा था। तो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है मेरे पिताजी करते थे। अच्छा। तो वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर, सोशल वर्कर थे, उनका नाम भी, मेरा नाम वही था, बालूभाई नाम था, B.K. भट्ट, बालूभाई कालिदास भट्ट। तो उन्होंने एक बार मुझे पूछा, क्योंकि मैं खेलने को वहां जाता था, रेत में खेलता था अकेला, तो मेरे
पिताजी के साथ आए, मुझसे पूछा कि ये तू पढ़ रहा है, पढ़कर तुझे क्या आगे क्या पढ़ना है, क्या बनना है। जी। तब मैंने बताया कि जब मैं एसएससी पास कर लूं, कैसे गुण सभी सब्जेक्ट में आते हैं, बाद में तय करूंगा कि कौन सी ब्रांच मुझे लेनी है। तो उन्होंने बहुत एक सवाल किया, सादा सा, लेकिन मुझे वो स्पर्श कर गया। उन्होंने पूछा कि तुझे कहीं जाना है तो तू बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे जाकर कौन सी बस आती है इस हिसाब से तय करेगा कि तुझे कहाँ जाना है। तब मैंने कान पकड़ लिए कि नहीं, हाँ ये तो पहले से तय करना होता है, तभी उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तभी मैंने उनको जवाब दिया था कि मुझे इंजीनियर बनना है। वाह। और मैं इंजीनियर बन गया। तो ये हम जो कहते हैं ना कि बाद में प्रकृति ये काम में लग जाती है जी। ये हमारा सुषुप्त मन जो कहते हैं वो काम में लग जाता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो मैं एमजी साइंस में गया, वहीं भी बहुत देरी हो गई थी। सभी कॉलेज में घूमते घूमते तो कॉलेज में तो मुझे एडमिशन मिल गया जी। लेकिन रहना कहाँ, हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिलता था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की रेक्टर को, वो तो बहुत भले आदमी थे लेकिन वो अपनी असमर्थता बताते थे कि एक भी जगह नहीं, मैं कैसे आपको एडमिशन दूं। मैंने बताया मैं बाहर लॉबी में सो जाऊंगा लेकिन मुझे रहने का कुछ तो ठिकाना चाहिए, लेकिन वो असमर्थ थे, हाथ जोड़ देते थे। तब मेरे एक रिश्तेदार वहां से दूर कोचरब पालड़ी में रहते थे, वहां वो भी बहुत छोटे कमरे में बहुत 5-6 लोग रहते थे। फिर भी मैंने सोचा कि अब तो मजबूरी है, क्या करें। तो कुछ दिन ऐसे करते करते 4-6 महीने निकल गए। बाद में वो रेक्टर ने ही मुझे बुलाया। मैं बार बार बीच में मिलता रहता था कि साहब आप मुझे ख्याल में रखना, कभी भी एक भी वो कोई सीट खाली पड़ जाए तो मुझे बुला लेना। उन्होंने मुझे बुला लिया, हॉस्टल में एडमिशन दे दिया। तो ऐसे संघर्ष करते करते मैंने इंजीनियरिंग पास की। इंजीनियरिंग भी वहाँ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मुझे प्रवेश मिल गया और इसमें भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच मैंने ली। तो इस हिसाब से बहुत संघर्ष से और वहाँ भी हम खाना अपने हाथों से पकाते थे। अच्छा। हॉस्टल में भी वो बाहरी खाना खाने का हम पसंद नहीं करते थे क्योंकि ऐसा संस्कार हमारी माँ के द्वारा हमें मिला था। तो अपने हाथों से थ्रू आउट हमने वही किया और वैसे हमारी ये शिक्षा संपन्न हुई। 1971 में मैंने बीई इलेक्ट्रिकल पास किया। 4th में फेल होने के बाद भी आप यहाँ तक पहुँच गए, बहुत ही बढ़िया है सर। हाँ, इसमें मैंने आपको बताया ना, कुछ बूस्टिंग मिल गया। ये भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा होगी तो कोई उसके उन्होंने भेज दिया और मुझे ट्रिगर कर दिया। नहीं तो मैं नहीं पढ़ता। तो फिर आपकी शादी, यहाँ तक आप इंजीनियर बन गए। अब जब लाइफ का एक हमारे जीवन का एक बहुत ही अच्छा पड़ाव आता है कि शादी होती है, तो आपकी शादी कैसे, कहाँ, किससे और किस तरह से हुई थी? बहुत अच्छा सवाल किया। क्या शादी के बारे में ना, जब गांव में रहते थे ना, क्यों और तो कोई काम था नहीं, तो माँ बाप अपने बच्चे को बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर पहले ऐसा होता था। हाँ बराबर, तो उस वक्त ऐसा ही था जी। तो जब मैं एसएससी में आया जी, तभी मेरे माँ बाप ने वो कन्या ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा। और बताने लगे यहाँ है कन्या, यहाँ है ये तुझे। तो मैंने मना कर दिया कि अब तो मुझे पढ़ना है, तो अब मेरी पढ़ाई पूरी करने दो। अब पढ़ाई जैसे पूरी हो गई तुरंत बोलने लगे अब तो पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो शादी कर ले कहीं। तो हमने बताया उस वक्त हम कोई देखने को नहीं जाते थे, ऐसा कोई माहौल ही नहीं था, माँ बाप भी नहीं बताते थे कोई लड़के को कन्या, ऐसा माँ बाप ही पसंद करते थे। तो हमारे माँ बाप ने पसंद कर लिया। वो जो उस वक्त जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया है, गिर सोमनाथ कहते हैं, वेरावल, हाँ समंदर के किनारे। तो वहाँ सरोज इसका नाम, एक लड़की को उन्होंने पसंद कर लिया जी। और वो एसएससी ही पढ़ी लिखी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और मैंने मुझे हाँ ना को तो सवाल ही नहीं था, उन्होंने पसंद कर लिया, तय कर लिया, मतलब ओके हो गया। तो ये उसके साथ मेरी ब्याह मंगनी वो नक्की डिसाइड हो गई। और बाद में मैंने कोशिश की शादी के बाद
कि जी। उसको कुछ कॉलेज का शिक्षण शिक्षण लेकिन उसको ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, रुचि नहीं थी। मैं जूनागढ़ भी उनको लेके जाता था पढ़ने के लिए, जी। लेकिन उसको ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया। तो उनके साथ 1973 में मेरी शादी हुई और हमारी बारात भी, जैसे मैंने बताया उस वक्त कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन एक ट्रेन चलती थी जो जी। वहां वेरावल तक जाती थी, तो हमारी बारात भी ट्रेन में गई थी। तो पहले जैसे शादी होती है उसी तरह से आपकी शादी हुई? हाँ, अरेंज मैरिज मैंने बताया ना, आजकल जो कोर्ट मैरिज, सिविल मैरिज, ऐसा कुछ जी। लव मैरिज होते हैं, ऐसा तो जी। कुछ वही सोचते भी नहीं थे। तो अरेंज मैरिज था, इतना ही नहीं, वो मैंने उस वक्त जी। मेरी इच्छा थी कि वो खुले मुंह से शादी हो, लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरे मामा, ये सब कुछ नाराज होके भागने लगे। तो मुझे सरेंडर करना पड़ा कि नहीं, आप जो कहो वैसे ही होगी। तो घुम्मट के साथ ही और उनकी शादी हुई और बाद में कई सालों के बाद जी। तो उनका घुम्मट भी निकल गया। जी। शादी भी आपकी दिलचस्प रही। वैसे बचपन की यात्रा जो पढ़ाई लिखाई थी वो बहुत ही स्ट्रगल वाला आपका था। तो मैम के साथ आपका अब तक का जो विवाहित जीवन है वो कैसा रहा? मैं ज्यादा तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। मैं शिविरों में भी कहता हूँ जी। कि यदि मुझे भगवान अगला जन्म पुरुष का दे जी। और उसको स्त्री का दे, तो हर जन्म मेरी स्त्री यही मुझे मिले। वाओ। ग्रेट। बहुत ही बढ़िया। और एक ये भी शादी की और विवाहित जीवन की बात आए तो बता दूं जी। कि हमें कोई संतान नहीं हुए। बहुत कोशिश की, मेरी पत्नी की खास तौर पे ज्यादा इच्छा थी कि संतान हो जाए, क्योंकि उनके जो लेडीज को, महिलाओं को जी। बहुत परेशान करता है समाज। जेंट्स को तो कोई नहीं बोलता, नहीं बोलता। उनको बहुत सुनाते थे। तो हमने बहुत सारी कोशिश की, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब कुछ करके देखा, क्रियाकांड सब कुछ, लेकिन जब भाग में ही नहीं था तो हमें संतान नहीं मिले। लेकिन आज हम कहते हैं कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि भगवान ने हमें संतान नहीं दिए होते तो हम इसमें ही फंस जाते। तो जी। आज जो भगवान हमसे काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास कोई जो स्वतंत्रता आज है वो हमें नहीं मिलती। हम इसमें ही फंस जाते। उसको ग्रो करना, उसको पढ़ाना, जी। उसकी शादी ब्याह करना, उसके उसका बच्चे संभालना। कारोबार, और उनको जब संतान होने लगे तब उनकी देखभाल रखना, तो ऐसे ही सारा जीवन बीत जाता। जो आज हम स्वतंत्र है तो इसके लिए हम भगवान का शुक्रगुजार है। हम तो ऐसा ही मानते हैं सर कि शायद भगवान ने आपको इतने बड़े कार्य के लिए यहाँ पे भेजा है और इतने बड़े कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं।